तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रचना शारीर एनाटॉमी का जो स्त्रोत शारीर चैप्टर है उसके पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्त्रोत शारीर के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात की थी और उसमें हमने कवर किए थे टॉपिक की स्त्रोत की परिभाषा जो आयुर्वेद में क्या बताई गई है, उसी के साथ साथ स्त्रोत का स्वरूप जो है वो क्या है और पर्याय के साथ साथ हमने देखा था कि भौतिक संगठन जो है वो स्त्रोत का क्या बताया गया है। आज की वीडियो में जो पार्ट सेकंड है हमारा उसमें देखेंगे कि स्त्रोत की संख्या जो है वो क्या है, उसी के साथ साथ स्त्रोत के मूल स्थान। अब दोस्तों जो स्त्रोत के मूल या स्थान जो बताए गए ये आपके लिए जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये आपको पता रखना ही है। स्त्रोत के मूल स्थान जो है कौन कौन से बताए, उसके बाद में देखेंगे कि स्त्रोत का कार्य जो है बॉडी में क्या है और जब स्त्रोत की दृष्टि होती है तो उस दृष्टि के हेतु मतलब कि कारण किसकी वजह से जो स्त्रोत में दृष्टि हुई है वो, और उसी के साथ साथ सिम्टम्स मतलब कि लक्षण जो है वो क्या देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कि स्त्रोत का शरीर में महत्व या इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्त्रोत की संख्या जो है वो क्या बताई है। तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक ने जो है वो स्त्रोत की संख्या अलग अलग बताई है, जिसमें अगर देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी बताई, तो आचार्य सुश्रुत ने जो है वो स्त्रोत की संख्या 11 बताई है और आचार्य चरक ने स्त्रोत की संख्या 13 बताई है। अब जो स्त्रोतस आचार्य सुश्रुत ने माने वो कौन कौन से कि प्राणवय स्त्रोतस, उदकवय स्त्रोतस, अन्नवय स्त्रोतस, रसवय स्त्रोतस, रक्तवय स्त्रोतस, मांसवय स्त्रोतस, मेदवय स्त्रोतस, शुक्रवय स्त्रोतस, मूत्रवय स्त्रोतस, पुरुषवय स्त्रोतस और अंतिम जो माना है वो क्या माना है आर्तवय स्त्रोतस। उसी तरह से आचार्य चरक ने जो प्राणवय स्त्रोतस, उदक, अन्नवय, रसवय, रक्तवय, मांसवय, मेदवय, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, मूत्र वह, पुरुष वह और स्वेद वह। अब आचार्य सुश्रुत ने जो 11 माने उनमें अगर अपन बात करें तो जो आर्तव वह स्त्रोतस माना है वो आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक से अलग माना है, जबकि आचार्य चरक ने जो 11 तो वही माने लेकिन उनसे जो 2 अलग माने, मतलब एक तो आर्तव को छोड़ देते यहाँ पर कितने बच गए 10, तो ये जो 10 है ये 10 तो सेम माने ही है, लेकिन इसके अलावा जो 13 माने वो 13 जो आचार्य चरक ने माने उनमें से 10 तो यही है। अब बचे हुए जो 3 कौन कौन से, तो वो अस्थिवय स्त्रोतस, मज्जावय स्त्रोतस और स्वेदवय स्त्रोतस। अब दोस्तों ये तो थी इनकी स्त्रोतों की संख्या की अलग अलग आचार्यों ने कौन कौन से स्त्रोतस माने। अब देखते हैं कि इन स्त्रोतों के मूल जो है आयुर्वेद में क्या बताए गए हैं। अगर अपन बात करते हैं प्राणवय स्त्रोतस की, तो प्राणवय स्त्रोतस का जो मूल है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया हृदय और रसवाही धमनियों को। उसी तरह से आचार्य चरक ने बताया कि हृदय और महा स्त्रोतस को। उदकवय स्त्रोतस की अगर अपन बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने इसके जो मूल बताए वो है तालु क्लोम और आचार्य चरक ने बताया तालु और क्लोम। अन्वय स्त्रोतस के बताए हैं आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां। उसी तरह से अगर आचार्य चरक की बात करें उन्होंने बताया आमाशय और वाम पार्श्व को। रसवय स्त्रोतस की बात करते हैं तो उसके जो आचार्य सुश्रुत ने मूल बताए वो है हृदय और रसवाही धमनियां, जबकि आचार्य चरक ने बताया है हृदय और 10 धमनियां। रक्तवय स्त्रोतस की बात करते हैं तो यकृत और प्लीहा दोनों आचार्यों ने सेम माने। उसके बाद मांसवय स्त्रोतस की बात करें तो स्नायु और त्वचा मतलब दोनों ने सेम माने। उसके बाद मेदवय स्त्रोतस की बात करते हैं तो वक्र और कटी जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया इसके मूल स्थान या मूल स्थान या मूल। और अगर अपन इसकी बात करते हैं आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने जो है इसके वक्र और वपावह या फिर ओमेंटम जिसको अपन इंग्लिश में ओमेंटम बोलते हैं उसको बताया। अस्थि और मज्जा इन दोनों के मूल जो है वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने, लेकिन आचार्य चरक ने इनके मूल माने क्योंकि उन्होंने स्त्रोतों के अंदर इनको काउंट किया है। तो मेद और जगन प्रदेश जो उसको अस्थि व स्त्रोतस का मूल बताया, जबकि अगर मज्जा व स्त्रोतस की बात करें तो अस्थि और संधियों को जो है वो इन्होंने बताया है। उसके बाद शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का मूल जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है वर्षण और स्तन को, और आचार्य चरक ने बताया वर्षण और सेप या मूत्रेंद्रियों को। उसके बाद अगर मूत्रवय स्त्रोतस की बात करते हैं तो बस्ती और मेड्र को, जबकि आचार्य चरक ने बताया बस्ती और वक्षण को। पुरुषवय स्त्रोतस के जो पक्वाशय और गुद, उसी तरह से पक्वाशय और स्थूल गद। उसके बाद स्वेदवय स्त्रोतस के जो आचार्य सुश्रुत ने कोई नहीं बताया, जबकि आचार्य चरक ने बताया मेद और रोमलूप को। और लास्ट में जो आर्तव जो आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक से अलग माना था उसका बताया गर्भाशय और आर्तवाही धमनियां। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बार आपको 2 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया कि प्राणवायु स्त्रोतस के जो है वो मूल बताओ, प्राणवायु स्त्रोतस के मूल लिखिए, प्राणवायु स्त्रोतस के स्थान बताइए। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको प्राणवायु स्त्रोतस के स्थान जो है वो कहाँ पर बताना। अगर ये क्वेश्चन आपके पास में एनाटॉमी में आ रहा है मतलब रचना शारीर में, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, और अगर ये आपको फिजियोलॉजी में पूछा जा रहा है तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग
स्पेलिंग आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों में से जो है वो कोई भी पता नहीं हो, या फिर ऐसा हो कि अब जो है एनाटॉमी के पेपर में लिखना हो लेकिन आपको आचार्य चरक का पता था, आप वही लिख दीजिए, लेकिन लिख करके आइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए और आपको ध्यान रखनी है पूरी टेबल। उसके बाद देखते हैं कि 8वां पॉइंट जो है क्या है कि स्त्रोतसु के सामान्य कार्य जो है क्या बताएं। अब स्त्रोतसु का मुख्य कारण तो क्या था, मुख्य कार्य जो है वो तो क्या था, स्त्रवण करना मतलब गति, मतलब कि जो पदार्थ था उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाने के लिए जो पाथ के रूप में, एक रास्ते के रूप में या फिर एक मार्ग के रूप में जो कार्य कर रहे थे वो थे स्त्रोतस। मतलब एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पदार्थ की गति कराने का जो काम है वो किसका होता है, स्त्रोतसु। और यही स्त्रोतसु का मुख्य कार्य जो है वो आयुर्वेद में बताया है। उसके अलावा अगला जो कार्य वो बताया वो है कि शरीर के सभी भागों की उत्पत्ति भी स्त्रोतसु के द्वारा ही होती है। स्त्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करते हैं। मतलब जो आहार के पाचन के परिणाम स्वरूप जो भी आहार रस बनता है, उस आहार रस पर होने वाली धात्वाग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप धातुएं बनती है। अब धातुएं जो है वो शरीर के अलग अलग भागों में उपस्थित, जैसे कि जो मांस है, मांस धातु जो है वो अलग जगह पर है, रक्त धातु जो है वो अलग जगह पर है, मेद धातु जो है वो अलग जगह पर है, अस्थि धातु अलग जगह पर है। तो जो आहार रस में जो अस्थि धातु का पोषण करने वाला अंश है उसको उसके स्थान तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, स्त्रोतस। अगर इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, विकृति आएगी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी अस्थि धातु उसका क्या नहीं हो पाएगा, पोषण नहीं हो पाएगा। मतलब शरीर में जो है अस्थि क्षय के लक्षण देखने को मिलेंगे। स्त्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करते हैं। उसके अलावा मलु का वहन कर शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी स्त्रोतसु का होता है। 9वां अगर देखते हैं कि स्त्रोतसु की दृष्टि क्या है, तो स्त्रोतसु की दृष्टि के सामान्य हेतु या कारण जो है आयुर्वेद ने बताया कि आहार विहार। मुख्य रूप से आयुर्वेद में यही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि एक तो आहार विहार, और आहार विहार के साथ साथ जो अधारणीय वेग होते हैं उन अधारणीय वेगों को धारण करना, मुख्य रूप से यही कारण होते हैं ज्यादातर व्याधियों के। तो वो आहार विहार जो दोषों के गुणों को बढ़ाए और धातु के विरुद्ध कार्य करें, वे सभी आहार विहार स्त्रोतसु को दूषित करने वाले होते हैं। मतलब जो वात पित्त कफ शरीर में जो 3 दोष बताए, इन दोषों के गुणों को बढ़ाने वाला हो और धातु के विरुद्ध कार्य करे, मतलब कि धातु के अगेंस्ट में अगर वो कार्य करता है तो उस कंडीशन में धातु का क्या होगा, क्षय होगा। मतलब एक तरह से स्त्रोतसु का भी क्या होगा, क्षय होगा। वो आहार विहार जो दोषों के गुणों को बढ़ाए और धातुओं के विरुद्ध कार्य करे, वे सभी आहार विहार स्त्रोतसु को दूषित करने वाले होते हैं। जब स्त्रोतस दूषित होते हैं इन कारणों की वजह से, तो उनके लक्षण या सिम्टम्स जो अपने को क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि स्त्रोतसु की दृष्टि के सामान्य लक्षण लिखिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधा जो है 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो है कि धातु का अधिक मात्रा में निकलना। अगर स्त्रोतसु की दृष्टि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप धातु जो है अधिक मात्रा में निकलेगी। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्कुल ही ना निकले, मतलब जो है वो बिल्कुल ही रुक जाना, मतलब धातु का जो बिल्कुल ही रुक जाना या धातु का बिल्कुल ही न निकलना। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना और लास्ट रखना है वो है कि धातु का वेगमार्गमन हो जाना। तो सामान्य लक्षण आपको 3 ही याद रखने, वो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि धातु का अधिक निकलना, धातु का बिल्कुल ही न निकलना और धातु का विमार्गमन होता, मतलब कि धातु जिस मार्ग में जाने चाहिए उस मार्ग में न जाकर के किसी दूसरे मार्ग में चल जाना, मतलब कि धातु का विमार्गमन हो जाना। ये स्त्रोतसु की दृष्टि के सामान्य लक्षण आयुर्वेद में बताएं। उसके बाद लास्ट जो आज की वीडियो का पॉइंट है वो है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाता है कि शरीर में जो है वो स्त्रोतसु के महत्व को लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम इतनी कंटेंट जो इसमें लिख करके आनी ही होगी। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो स्त्रोतसु के महत्व जो है निम्नानुसार है। मतलब 4 पॉइंटों में टोटल स्त्रोतसु का जो इंपॉर्टेंस है बॉडी में उसको अपन कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी की जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है या फिर एक जो शरीर की जो नॉर्मल क्रियाएं होती है उनमें इसमें स्त्रोतसु का क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के साथ साथ देखेंगे कि जब किसी भी तरह की व्याधि उत्पन्न होती है बॉडी में, मतलब ये एक तरह से पैथोलॉजी उत्पन्न होती है या कोई भी एंटीजन बॉडी में आकर के अगर जो है वो व्याधि उत्पन्न करता है, तो उस दौरान जो है वो शरीर में स्त्रोतसु का क्या महत्व होता है। उसी के साथ साथ देखेंगे कि चिकित्सा या ट्रीटमेंट में जो है स्त्रोतसु का जो है महत्व क्या बताया, और लास्ट में देखेंगे कि औषध कार्य के रूप में स्त्रोतस क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत शरीर की क्रियाओं में जो है वो स्त्रोतसु का महत्व तो क्या है। तो स्त्रवण या गति जो कि स्त्रोतसु का प्रमुख कार्य है, यदि यह कार्य सुचारू रूप से चलता है तो शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो सुचारू रूप से संपन्न होती है। अतः स्पष्ट है कि शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं फिजियोलॉजी को समझने में स्त्रोतसु का अत्यधिक महत्व है। मतलब
यही है कि जब अगर मान लो कि जो स्त्रोतों का मुख्य कार्य स्तरण करना अगर वो सही रूप से चलता रहेगा तो बॉडी की जो मेटाबॉलिक फंक्शन है जिसको अंदर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक ये सारे जो है वो क्या रहेंगे, सुचारू रूप से चलते रहेंगे, ठीक प्रकार से चलते रहेंगे। तो ठीक प्रकार से चलते रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी जो है वो बनी रहेगी, मतलब शरीर को जो है वो बनाए रखने का काम भी स्त्रोतस करेंगे। सेकेंड स्टेज कंडीशन जो है वो देखते हैं कि विकृत शरीर में स्त्रोतसु का महत्व क्या है। तो स्त्रोतसु की दृष्टि के सामान्य हेतु या कारण जो शरीर के दोष धातु एवं मलों की विकृति करते हैं, इनकी जानकारी भी स्त्रोतसु के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से ही हो जाती है। अब जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं या जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर जो है वो आप इनके हेतु तक पहुंच सकते हो और उन हेतुओं के बेस पर जो आप चिकित्सा कर सकते हो, क्योंकि जो भी हेतु लिए होंगे उन हेतु से उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है दोष क्या हुआ होगा, प्रकोपित हुआ होगा। अब जब दोष उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रकोपित हुआ है तो उसी के समान क्या उत्पन्न होंगे बॉडी में, लक्षण। अब आपको क्या करना है कि उन लक्षणों के अकॉर्डिंग उल्टा चलना है, मतलब पहले आपको लक्षण देखने, लक्षणों से आपको हेतु तक पहुंचना है और हेतु जो दिए गए थे उन हेतुओं को बंद करा करके उनके आगे जो सामान्य विशेषकर सिद्धांत बताया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चिकित्सा करनी है। तो इस तरह से जो है विकृत शरीर में भी जो पैथोलॉजी है उसको समझ सकते हैं और उसके अलावा चिकित्सा कर सकते हैं। नीचे थर्ड पॉइंट यही लिखा है कि चिकित्सा में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रत्येक स्त्रोतस का शरीर में मूल स्थान है। यदि स्त्रोतसों में कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो वो उसके मूल स्थान को ग्रस्त करेगा। मतलब जहां पर जैसे मान लो कि अगर रस्व स्त्रोतस में जो है वो क्या हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहा है, तो रस्व स्त्रोतस का मूल किस किस को बताया, एक तो हृदय को बताया और एक रसवाही धमनियों को बताया। तो हृदय और रसवाही धमनियां भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अगर आपको पता चल जाता है कि हृदय और रसवाही धमनियां प्रभावित हो रही है, इसका मतलब ये जो व्याधि है ये किसकी है, प्राणवायु स्त्रोतस की है। तो इस तरह से आप जो है चिकित्सा में भी इन स्त्रोतसों के इंपॉर्टेंस को देख सकते हो। अतः चिकित्सा करते समय इनके मूल स्थानों को ध्यान में रखा जाता है। लास्ट पॉइंट जो है वो है कि औषध के रूप में जिस प्रकार से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने शरीर को अलग अलग तंत्रों या सिस्टम में बांटकर औषध का प्रभाव बताया, उसी प्रकार से आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में भी शरीर को स्त्रोतसों में बांटकर औषधियों के प्रभाव या कार्य को बताया है। जैसे मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन जो है वो बताई गई है। मतलब अगर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशन में आपको इस तरह की मेडिसिन जो है वो लेनी है या फिर इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक उसी तरह से आयुर्वेद में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग सिस्टम नहीं बता करके यहाँ पर स्त्रोतसों के आधार पर सारा कार्य देखा गया है। फिर सारा जो सिम्टम्स है, सारी जो ट्रीटमेंट है, सब कुछ स्त्रोतसों के बेस पे है। तो ठीक है, वैसे ये तो जो औषधि या जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो वो किसके बेस पर दोगे, स्त्रोतसों के बेस पर, क्योंकि आप जो व्याधि है उस व्याधि के लक्षणों के आधार पर उसके स्त्रोतस तक पहुंचोगे या फिर उसके स्त्रोतसों का पता लगाओगे, उसके बाद में उन स्त्रोतसों के अकॉर्डिंग आप क्या दोगे, औषध उसको दोगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने स्त्रोतसों के बारे में डिस्कस किया और इनमें हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके अंदर मूल स्थान हो गया, मूल स्थान के साथ साथ उनके मूल स्थान के साथ साथ जो स्त्रोतसों की दृष्टि के हेतु है वो कौन कौन से बताए हैं। दोस्तों इसके बाद में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी चैप्टर का जो सिरा और धमनी जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।